ट्रेनों में सब्जी और फल बेचने वाला एक इंसान जिसने देश को बेचने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। एस्टिमेटेड 30,000 करोड़ का फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाला कर दिया। अब्दुल करीम तेलगी नाम तो सबने सुना ही होगा। तेलगी को नवंबर 2001 में अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। करोड़ों रुपए के घोटाले में दोषी करार दिए गए। लंबी बीमारी के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में तेलगी की मौत हो गई थी। कौन है ये तेलगी, कैसे हुआ इतना बड़ा स्कैम, कौन कौन था इस स्कैम में, सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए स्टैम्प पेपर 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये इसी तरह के विभिन्न मूल्य वर्ग में आते हैं। पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेचे जाने वाले इन स्टैम्प पेपरों का उपयोग कानूनी या वित्तीय लेन देन में समझौते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। लेन देन शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी खजाने में जाता है। फ्रेंड्स, पूरे स्कैम को देखने से पहले देखते हैं तेलगी कौन है, और उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से पंचायत शहर खानापुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इनके पिता इंडियन रेलवे में कार्यरत। जब अब्दुल करीम तेलगी बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद परिवार को सब्जी, फल और मूंगफली बेचकर काम चलाना पड़ा। ट्रेन में ही वह यह सब बेचा करते थे। पिता रेलवे में थे, इसलिए रेलवे पर ही सब्जी बेचने का मौका मिला, जहां पर ज्यादा ट्रेन और लोग आते जाते रहते थे। अपने परिवार का भरण पोषण के अलावा तेलगी ने अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। तेलगी ने अपनी स्कूलिंग लोकल सर्वोदय विद्यालय से पूरी की थी। इसके बाद बीकॉम की डिग्री हासिल करने के लिए वह बेलगाम के एक कॉलेज गए। फिर घर को संभालने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो मुंबई आ गए। सपनों की नगरी मुंबई में तेलगी ने वहां देखा कि काफी लोग सऊदी अरब जा रहे हैं और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तेलगी भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी चला गया सऊदी अरब। लेकिन वहां पर कुछ खास नहीं बना। कुछ सालों बाद मुंबई वापस आ गए और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले वह ट्रैवल एजेंट बने और खुद का कंपनी चालू किया। उसका नाम रखा अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। वह एक ऐसे रैकेट में शामिल हो गए खाड़ी देशों में नौकरी चाहने वाले मजदूरों के फर्जी पासपोर्ट और नकली दस्तावेज तैयार किए, जो मजदूरों को इमिग्रेशन चेक को बाईपास करने में मदद करते थे। लेकिन कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते थे, जिसकी वजह से क्लाइंट बाहर नहीं जा पाते थे और लोगों का नुकसान हो जाता था। कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया। इसकी वजह से इमिग्रेशन अथॉरिटी ने अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी साल अब्दुल करीम तेलगी को जेल की हवा खानी पड़ी। उन पर चीटिंग और जालसाजी का आरोप लगा। इसके लिए अब्दुल करीम तेलगी को साउथ मुंबई के MRA मार्ग स्टेशन में कई रात बितानी पड़ी। जेल की हवा खाते खाते उनकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से। राम रतन सोनी सरकारी स्टैम्प वेंडर थे जो कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और वहीं से यह काम संभालते थे, जो कि फेक शेयर घोटाले की सजा काट रहे थे। वहां पर रतन सोनी और तेलगी की दोस्ती हुई और जेल के अंदर ही दोनों के बीच में स्कैम के इस बड़े आइडिया ने जन्म लिया। सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को ही यह स्टैम्प और गैर न्यायिक स्टैम्प बेचने के लिए कहा, जिसके बदले में उन्होंने कमीशन की डिमांड की। इसके बाद जाकर शुरू हुआ स्टैम्प पेपर स्कैम। जेल से बाहर आते ही तेलगी ने अपना काम शुरू किया। सोनी संग काम करते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शन का सहारा लिया और लाइसेंस लेकर एक लीगल स्टैम्प वेंडर बन गए। अब्दुल करीम तेलगी और सोनी ने मिलकर कई जाली स्टैम्प पेपर तैयार किए और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे। अब्दुल करीम तेलगी असली स्टैम्प पेपर को फेक पेपर के साथ मिक्स करने लगे। इन पर भारी मुनाफा कमाने लगे। फेक स्टैम्प पेपर बिजनेस में खूब पैसा कमाया। अब बारी थी इन पेपर्स के बिजनेस को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 MBA एजेंटों की भर्ती की। उनका काम यह था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टैम्प को बेचते थे। यह स्टैम्प कॉर्पोरेट, तहसीलों और शेयर बाजार में इन स्टैम्प को बेचा गया। इन स्टैम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत उन्हें खरीद लेते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया था।
10 साल तक उसने ढेर सारे स्टाम्प छापकर और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके बाद कितनी दौलत थी उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में इसने एक डांस बार में जाकर करीब 90 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर लुटा दिए थे। इसके बाद से ही वह अचानक से सबकी नजरों में आ गया और उसकी बातें होने लगी। साल 1995 में अब्दुल करीम तेलगी और सोनी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस दौरान अब्दुल करीम तेलगी एक बार फिर मुश्किलें में फंसे। मुंबई पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ फेक स्टैम्प बेचने के आरोप में केस दाखिल किया और उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी अपने काम में इतने माहिर हो चुके थे, उन्हें पता था इस टाइप के सिचुएशन से कैसे निकलना है। उन्होंने प्रेस कंपनी खड़ी की। साल 1996 में अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शन से पावरफुल लोगों को हायर किया और मिंट रोड स्थित अपनी प्रेस कंपनी खोली। लिंक्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कई मशीन खरीदी। यह सभी मशीन पुराने ढंग की बनी थी। धीरे धीरे इनका बिजनेस काफी शहरों में फैलने लगा। कई लोग फेक स्टैम्प और स्टैम्प पेपर की खरीदी करने लगे। कई जगह इन स्टैम्प पेपर्स को गलत ढंग से प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने तक के लिए इस्तेमाल में लाया गया। फेक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट बनाए गए। 90 के दशक में अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस करोड़ों रुपए का हो गया था। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टैम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टैम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम था तेलगी का। जब सबको पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई तो तेलगी फरार हो गया। इसी बीच एक बार अजमेर की दरगाह में जब तेलगी गया तो उसके बारे में पुलिस को पहले से ही पता चल गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब इस मामले की जांच हुई तो हर दिन इसकी रकम बढ़ती चली गई। तेलगी भी पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाता रहा। उसे जेल में भी सारी सहूलियत मिलती थी, इसलिए वह जेल से भी अपना धंधा चलाता रहा। बताया जाता है कि 1992 से लेकर 2002 तक करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प घोटाला किया। साल 2001 में अजमेर में अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। इनकी गिरफ्तारी उन दो लोगों के कारण हुई जो बेंगलुरु में साल 2000 में फेक स्टैम्प पेपर बेचते हुए पकड़े गए थे। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह पूरा स्कैम सामने आया। अब्दुल करीम तेलगी की देश भर में 36 प्रॉपर्टी, 100 से ज्यादा बैंक खाते थे जो 18 देशों में खोले गए थे। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने कई पुलिस वालों और बड़े नेताओं के नाम लिए। दिल्ली के बड़े नेताओं के भी नाम लिए। उसके बाद यह केस SIT से लेकर CBI को सौंप दिया गया। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ तेलगी और उसके साथ के कुछ लोगों के ऊपर ही कार्यवाही हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आया जो हर महीने 9,000 रुपए कमाता था। उस पर छापा मारा तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। एक अन्य पुलिस वाले के खिलाफ जांच हुई तो उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। कहा जाने लगा कि अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं देता था, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों को सैलरी पर रखता था। साल 2003 में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने भी अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी। यह स्कैम 30,000 करोड़ का था, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सजा हुई और तेलगी को 30 साल की जेल की सजा हुई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने दी इतिहास की सबसे बड़ी सजा। अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया हो। तेलगी की मौत जेल में ही 2017 में हुई, जिस पर कई सवाल उठे और साजिशें किए जाने के इल्जाम भी लगे। बताया जाता है कि जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज था। हालांकि तेलगी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि तेलगी को एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया था। तेलगी के शरीर के कई अंग फेल होने की वजह से उसकी 2017 में मौत हो गई। फ्रेंड्स,
इस केस में सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि इतने साल जांच हुई, लेकिन ये पता नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस में किससे तेलगी का नाता था। किसी बड़े नेता या पुलिस अफसर को कोई सजा नहीं हुई। आज तक ये नहीं पता चला कि तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस कहां पर थी जहां पर ये सारे स्टैम्प पेपर छापे जाते थे। देखा जाए तो इस स्कैम को लीगल नहीं ठहराया गया, लेकिन इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टैम्प बेचे गए उन्हें लीगल ठहराया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि फर्जी स्टैम्प को लीगल ठहराना पड़ा। फ्रेंड्स, दरअसल देश में जितने भी लीगल काम या एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टैम्प का इस्तेमाल होता है। 1992 से लेकर 2002 तक देश में अधिकतर स्टैम्प तेलगी के फर्जी स्टैम्प ही थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाए तो उस दौरान हुई सारी शादियां, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे जमीन जायदाद के एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ गैर कानूनी हो जाता। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। यही वजह है कि सरकार को इस स्कैम के तहत बेचे गए फर्जी स्टैम्प को लीगल ठहराना पड़ा। फ्रेंड्स, इतना बड़ा स्कैम हुआ, 30,000 करोड़ का स्कैम। फ्रेंड्स, आखिर इतने बड़े स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए, क्या क्या चेंजेस किए गए जिसकी वजह से फ्यूचर में इस टाइप के स्कैम ना हो। तेलगी स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने काफी सारे सुधार किए, जैसे कि स्टैम्प पेपर की डिजाइन में बदलाव किए, नए स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग में नए इंक और एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया। हर स्टैम्प पेपर पर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन छपी गई और सबको यूनिक सीरियल नंबर दिए गए। उसके अलावा अभी के समय की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प जारी करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा कि इस टाइप के स्टैम्प पेपर का जो फर्जीवाड़ा हुआ, इस टाइप की कोई स्कैम ना हो, उसलिए बहुत सारे एक्शन गवर्नमेंट की ओर से लिया गया। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, जितनी सिक्योरिटी आज के स्टैम्प पेपर में है, इतनी सिक्योरिटी अगर उस वक्त होती तो क्या तेलगी स्कैम होता? अगर तेलगी ने 90 लाख रुपए उस वक्त बाहर में नहीं उड़ाए होते तो क्या वो किसी की नजर में आता? आपके जो भी जवाब है, आपके जो भी कमेंट्स है, वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। हम मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।